अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और डेफेमेशन लॉ जो पंजाब हुकूमत लेकर आ रही है, इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है और उसके साथ ही साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी हो रही है। इन सारे इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब खालिद फ़रूकी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब इमदाद सुमरू साहब, और उनके साथ बैठे हैं खालिद क्यूम चौधरी साहब। जनाब खालिद फ़रूकी साहब, आपको भी एक मुद्दत हो गई, ज़ाहिर है हमसे भी आप सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, तो हमने तो आपसे सीखा हुआ है। मेरा ख्याल उम्र का तकाजा है तो और कोई नहीं, आप माशाल्लाह खुद भी है। नहीं माशाल्लाह, देखिए आपका तजर्बा जो है उसका तो कोई जोड़ नहीं। एक्चुअली मैं ये बात कहना चाह रहा था कि ये जो पहली बार देखने में मेरा ख्याल मेरी तो याददाश्त में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत कम होती है, ज़्यादा होती है, ये चीज़ें अपनी जगह पे चलती रहती हैं, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चीज़ें तय होती हैं। लेकिन पहली बार हो रहा है कि उसका असर बराह रास्त एक दिन में ही आवाम को मिलना शुरू हो गया। और अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो पहले भी कम हुई थी, अब मज़ीद कम हो रही हैं। और किराए जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि हम उनको कम कर रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है सर ये वाला पाकिस्तान? देखिए जी, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना, उन वो मसाइल भी बहुत से हैं, उनके हल भी बहुत से बताए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो बताया जाता है वो है गवर्नेंस का। बेसिकली ये जो आपने बात की, ये डायरेक्ट जिस चीज़ से जुड़ती है, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है कि आप अच्छे इकदाम करते हैं पर उससे अवाम मुस्तफीद क्यों नहीं होते, उसके समरात क्यों नहीं पहुंचते, पब्लिक तक वो बात क्यों नहीं पहुंचती। ये गवर्नेंस एक ऐसा इशू है जो हमें पिछले 70 साल से हमारा मसला चला रहा है। जिस जिस पैच पे आप देखें कि कहीं गवर्नेंस का अच्छा मॉडल आया, उस मॉडल में लोगों को रिलीफ मिला, उस मॉडल में लोगों के मसाइल हल हुए, उसमें लोगों ने महसूस किया कि वाकई उनका ख्याल रखने वाला कोई है। अभी ये जो चीज़ें अभी जो आपने बताया कि ये पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम हुई, तो इसके असरात, और खुशी इसी बात की हो रही है, इत्मीनान भी इसी बात पर है कि आप देखिए ना कि फौरी तौर पर इस चीज़ में ये हुआ कि हमने जहाँ कहीं कहने की ज़रूरत पड़ी कहा, जहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ी वहाँ लिखा भी, आपने भी किया, सब ने ये कुछ किया। तो इसके ये जो कुछ हम बोलते हैं, पब्लिक की एक जो डिमांड होती है उसका इजहार जब करते हैं, अगर हमारे हुक्मरान उसको सुनना शुरू कर दें और उस पर पॉजिटिव चीज़ों को लेके उस पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दें, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुंतखब जमहूरी हुकूमत होती है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यही कि वो पब्लिक की डिमांड को समझती है। मुंतखब नुमाइंदे पब्लिक में होते हैं। अब पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, मरियम नवाज साहिबा को भी पता है, पंजाब में बिलखुसूस मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बड़ा काम हो रहा है। वो काम ये हो रहा है कि जो कीमतें हैं जिस तरह से ऊपर गई थी, उसके बारे में ख्याल ये था कि ये नीचे नहीं आएंगी, और ये तासुर भी अब एक बन चुका है कि जनाब जो कीमतें बढ़ गई वो कम नहीं होती। आप देखिए कि पेट्रोल की कीमत अगर कहीं 10 रुपये लीटर बढ़ती है तो किराए इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़े रहते हैं। पर अभी ये जो 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत कम हुई, इसका ये मैं देख रहा हूँ मार्केट में जो असरात फौरी तौर पे हैं। आटा सबसे पहले सस्ता हुआ और आटे की सस्ता होने की शुरुआत उस इकदाम से हुई। आज आप लोगों को हमें सबको ये पता चलना चाहिए, यह चल रहा है कि जो रोटी की कीमत कम की गई थी, उसकी वजह यह थी कि गवर्नमेंट के ज़खायर में गंदम बहुत ज़्यादा थी। जब ज़खायर में गंदम ज़्यादा तो जाहिर है कि उसकी कीमत भी कम होगी, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, वो सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों को रोटी महंगी क्यों मिले, बिलखुसूस गरीब तबका जो है वो 20 रुपये की रोटी लेके क्यों खाए। जब कीमत इसकी कम की गई, 16 रुपये की गई थी, तो तब भी हमारा ये ख्याल था कि इसकी कीमत और कम होनी चाहिए। उस एहतजाज के बावजूद के जो तंदूर मालकान ने किया, जी, तो कीमत और कम हुई, 1 रुपये और कम करके 15 रुपये कर दी गई। रोटी सस्ती हुई। रोटी सस्ती होने का नतीजा ये होता है कि हर चीज़ की कीमत में फ़र्क पड़ता है। रोटी बुनियादी एक ऐसी चीज़ है, बुनियादी ज़रूरत है। आप देखें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वहाँ ब्रेड की कीमत जो है इसको कंट्रोल में रखा जाता है। यहाँ भी रोटी की कीमत को आप कंट्रोल में नहीं, आप उसकी कीमत मार्केट में वो रखें जिस लिहाज से वो कीमत जो जितनी महंगी होनी चाहिए। उसके बाद अब ये सारी चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, किराए कम हुए और जो ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं उन्होंने खुद ऐलान किया कि जनाब हम ये किराए कम करें। मेरा ख्याल है कि किराए इससे भी ज़्यादा कम हो सकते हैं ऐसी शक्ल में अगर यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आएगी, क्योंकि कंपटीशन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पंजाब हुकूमत का अभी जो एक है प्लान भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि उन्होंने कहा है कि हम शहरों में बसें चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, आ रही हैं। और यकीनी तौर पे मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब के पहले दौर में भी पंजाब में बसें जो हैं बहुत बड़ी तादाद में चलाई गई थी और बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट रहा था।
वो बाद में जब हुकूमतों की तब्दीलियां होती हैं तो वो जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी रोका जाता है। लेकिन अब भी अगर पब्लिक सेक्टर में भी ये बसें आती हैं और ट्रांसपोर्ट आती है तो किराए भी कम होंगे। वो किराए कम होंगे तो बाकी अशिया जो है वो भी सस्ती होगी। ये मैंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे हम गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही अच्छा एक सबूत देख रहे हैं कि उसके नतीजे में जो पॉजिटिव स्टेप लिया गया उसके असरात जो है वो फौरी तौर पे मार्केट में भी आए, पब्लिक तक भी पहुंचे और लोगों को रिलीफ भी मिला है। सोमरू साहब, ये जो अभी इन्होंने बात की कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का हुकूमत ने ऐलान किया है और वो चलेंगी तो जाहिर है कि आम आदमी को वो अवेलेबल होगी, आराम से सवारी सस्ती भी होगी और चीज़ें जो हैं वो मज़ीद सस्ती होंगी। आपने भी तो मेरा ख्याल एक मुद्दत हो गया जर्नलिज्म करते हुए, कभी आपने देखा इस तरह से चिकन की कीमत इस तरह से नीचे आती हो, घी की कीमत एक दिन में 100 रुपये से ज़्यादा की पर केजी नीचे आई है? ये पहली बार हो रहा है। ये गवर्नेंस की वजह से है, ये वैसे कोई मार्केट का रुझान इस तरह का हो गया? देखिए भट्ट साहब, दो तरह की महंगाई होती है, महंगाई की दो वजूहत होती हैं। एक तो जो असल महंगाई होती है पेट्रोल की कीमत की वजह से, बिजली की कीमत की वजह से, या इंटरनेशनली जो उसके असरात आते हैं मैशत के ऊपर, उसकी वजह से होती है। एक होती है मसनूई, असल मसला मसनूई महंगाई होती है। एग्जैक्टली वो उसको कंट्रोल गवर्नेंस के ज़रिए किया जाता है। तो जो जिस तरह अब चीज़ें नीचे आ रही हैं, ज़ाहिर है मार्केट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है इस वक्त। अब ये नहीं है कि अगर फ़िलहाल अपना आटे की कीमत जो है वो जो हुकूमत ने मुकर्रर कर दी, ताजर उस पर नहीं बेचेगा तो ताजर को कोई नहीं पूछेगा। नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। रोटी की कीमत मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला और अपने वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो खुद तंदूर पर गई, खुद तंदूर और वो शोर कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो कीमत मुकर्रर की जा रही है वो कीमत मिलनी चाहिए। अच्छा, दालें, घी और दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतें कम हो रही हैं। सब्जियों का ज़रा होता है, सीजनल होता है इशू। अगर मार्केट में किल्लत होती है तो महंगी हो जाती है, आ जाती है तो सस्ती हो जाती है। सब्जियों को हम उसमें नहीं गिन सकते। सब्जियां तो ज़ाहिर है मौसम के एतबार से है ना, उनका तो, लेकिन जो दीगर लेकिन अशिया इसके बावजूद मौसम के एतबार के बावजूद भी, यानी पिछले साल भी तो मौसम था ना, देखिए ना, दो चीजें हैं ना, मगर फिर भी सब्जी इतनी सस्ती नहीं थी दुनिया में। उसमें एक मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तो किल्लत की वजह से महंगाई हो जाती है ना, दूसरी अगर वाफिर हैं भी तो मतलब अगर हमने ये भी देखा कि भाई जो टमाटर है वो किसान से लिया जाता है कोई 20 रुपए किलो फर्ज कर लें, और मार्केट में आके 100 रुपये बेचा जाता है। तो इसको तो गवर्नेंस ने कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल आ गया हुआ नज़र आ रहा है कि उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो जहाँ किल्लत होती है वहाँ महंगाई होती है, लेकिन जहाँ वाफिर चीज़ें हैं तो उनकी महंगाई जो है वो रुक गई हुई है। तो एक चीज़ ये, और दूसरी जो किराए हैं, ये हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो अभी महंगाई का, अपना पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इशारा मिल रहा होता है, बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है या पेट्रोल मसनूआत की, पेट्रोल पंप मालिकान तो वो रोक देते हैं, रोक लेते हैं। लेकिन जब पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो फिर किराया कम नहीं होता, उस तनासुब से कम नहीं होता। अगर पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो सवारी पे 1 रुपया बढ़ा देते हैं वो। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत 15 रुपये कम होती है तो वो फिर सवारी को 15 रुपये देना, फिर फायदा वो नहीं देते। उसको गवर्नमेंट ने अभी देखना है। लेकिन उसका जो हल ये है कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर खुद भी आए। अब एक ज़माने में यहाँ पर पंजाब में चलती थी वो GTS, सिंध में SRTC चलती थी। अब सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ पे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट चलाने के बाद अब उन्होंने ये किया कि इंट्रासिटी, यानी हैदराबाद से मीरपुर खास, लाड़काना से सक्कर, वहाँ पर भी गवर्नमेंट बसेस चलाना शुरू कर दी हैं। उससे ये होगा कि कंट्रोल रहेगा कीमत का। हुकूमत सब्सिडी देती है, अगर जो अपना पब्लिक दूसरे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बेशक हुकूमत वाली सब्सिडी के मुताबिक ना चले, लेकिन कंपटीशन आएगा तो उनको भी किराया नीचे करना पड़ेगा। तो इस तरह भी चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये देखिए ना, आप 1 हफ्ते के बाद अगर सफ़र करें तो आपको पता चलता है कि किराया बढ़ गया। तो उसको ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने उस तरह अभी तक मेरा ख्याल है किरायों के ऊपर शायद उस तरह असर नहीं पड़ा। बल्कि सोमरो साहब ये है कि हमारे यहाँ रेल का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। तो रेल का सिस्टम जो है ना, वो अशिया की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली के लिए रेल का सिस्टम गवर्नमेंट को वो अडॉप्ट करना चाहिए मैक्सिमम। और जहाँ से आप देखें साउथ पंजाब से आप कनेक्टिव, आप पूरे तरह से आप यहाँ पे आप राब्ते में हैं, तो साउथ पंजाब से जो चीज़ें पंजाब इधर अपर सेंटर में आनी है तो वो इस तरह से मंगवाई जा सकती है। यहाँ से जो चीज़ें जानी है वो वहाँ पे पहुँचाई जा सकती हैं। सो ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद भी अपना एक बहुत बड़ा सेक्टर काम कर रहा है रेलवे का, तो उस शोबे से मदद ली जा सकती है। उससे दोनों ट्रांसपोर्ट, अपना गुड्स में भी और मुसाफिर में, मतलब एक तो शहरों के अंदर है ना, लेकिन अगर मैक्सिमम ट्रेन चलेंगी हमारी पेशावर से कराची तक, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से पिंडी,
पंजाब के जो बड़े बड़े शहर हैं, जो सिंध के बड़े बड़े शहर हैं, तो उससे भी जो है ना वो जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई कम हो रही है चिश साहब, और कुव्वत खरीद लोगों की बढ़ रही है, जिसका मतलब महंगाई कम होने का मतलब ये है कि आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ ये है कि अब जो बैरूनी सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मुलाकात की चीनी वफद ने, और उन्होंने कहा हम कानकनी में सरमायाकारी करना चाहते हैं। बेहतर असरात जो हैं वो मईशत पर मुरतब होंगे। देखिए कि जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं और नई हुकूमत की तश्कील हुई है, उसके बाद अगर आप देखें तो तसलसल के साथ पाकिस्तान में जो मुआशी अशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं, और हमारी मेशत जो है उसमें एक बेहतरी का फैक्टर जो है वो पैदा हो चुका है, और इसके असरात जो हैं वो भी आपके सामने हैं। जैसे आज ही अगर देखें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड कायम कर रही है, और 75,000 शेयर 100 इंडेक्स तक जो है वो पहुंच चुकी है। और इसके साथ जो बात आप कर रहे थे पेट्रोलियम की जो प्राइसेस कम हुई हैं, उससे भी जो है वो आम आदमी तक जो है वो उसका असर पहुंचा है, क्योंकि जो फ्यूल है और पेट्रोलियम है ये सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो होती है, और जब मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम होगी तो यकीनन अशाए खुर्दोनोश और तमाम अशिया जो हैं वो सस्ती होंगी। और इसके साथ अगर आप देखें आज के ही अदादोशुमार देखें तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है उसमें भी जो है वो सरप्लस में चला गया है, और अप्रैल के महीने में 49 करोड़ रुपए जो है डॉलर जो है वो पाकिस्तान का सरप्लस रहा है करंट अकाउंट खसारा। और जबकि जो रवा माली साल अरबों डॉलर मेरा ख्याल खसारा हुआ करता था, ये खसारा हुआ करता था। बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट अदादोशुमार दे देता हूं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, और इस 18 अरब डॉलर की वजह से हमारी मेशत पर जो असल दबाव आया था ज़र मुबादला के ज़खायर पर, इस करंट अकाउंट खसारे की बुनियाद पर आया था, जिसका आज तक हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और अब इस वक्त पिछले 10 माह के दौरान, रवा माली साल के 10 माह के दौरान हमारा जो करंट अकाउंट इस वक्त है वो 20 करोड़ डॉलर सरप्लस में है, जबकि पिछले 10 माली साल के 10 माह के दौरान जो है 4 अरब डॉलर का था। तो इसमें एक बड़ी बेहतरी है। इसी तरह हमारी बरामदात बढ़ रही है। और जो बात आपने की चीनी सरमायाकार जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को चीनी सरमायाकारों ने सरमायाकारी की पेशकश की है। देखिए ये मामला जो था, ये सी पैक का जो फेज़ 2 था जिसमें इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाने थे पाकिस्तान में, उन इंडस्ट्रियल जोन में चीनी सरमायाकारों ने, चीनी कंपनियों ने सरमायाकारी करनी थी। बदकिस्मती से पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये जो इंडस्ट्रियल जोन थे ये इल्तवा में डाल दिए गए, जिसके नतीजे में जिन चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी थी वो यहाँ से फिर मायूस होकर जो चीनी सरमायाकार थे वो कंबोडिया चले गए, वियतनाम चले गए, दूसरे मुल्कों में जाकर उन्होंने सरमायाकारी कर ली। और अब हमारी जो हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, उनका एक बार फिर जो है पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए एक फोकस जो है वो नज़र आ रहा है। आपने देखा आगे हमारे जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के और वज़ीर ख़ारजा है। मैं अगला सवाल आपसे यही करना चाह रहा था कि आपको इस सारे मामले का बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है, जरा प्लीज़ हमारे नाज़रीन को इससे आगाह कीजिएगा। और देखिए कि वो जो है बैरूनी सरमायाकारी, चीनी सरमायाकार कंपनियों के साथ मामला तय करने के लिए चीन गए, और इसके साथ जो है उससे पहले हमारे जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं जो हैं एहसन इकबाल साहब और तारक फातमी साहब जो मामले खसूसी हैं, वो भी वहाँ पर चीनी कंपनी और चीनी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए चीन में गए। और दरअसल ये जो फेज़ 2 है सी पैक का, जो सर्द खाने में डाल दिया गया था माजी की हुकूमत में, उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का अनकरीब
आज जो है वो चीन का जो दौरा होगा उसमें आपको इस हवाले से जो अहम फैसले हैं चीनी सरमायाकारी के हवाले से, सी पैक फेज़ 2 के हवाले से, ML1 के हवाले से, कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट के हवाले से और दीगर इस तरह चीन के साथ इश्तराकी अमल के हवाले से आपको उस वक्त जो है वो नजर आएंगे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रही है, नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, लोग पूछते हैं ये क्यों इतनी बढ़ रही है। इसमें भी दरअसल गैर मुल्की जो सरमायाकारी है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ये भी आपने ML1 का जिक्र किया फरूकी साहब, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था मंसूबा, और इसके डिले होने की वजह से ज़ाहिर है इसकी जो कास्ट है वो अब बहुत बढ़ गई है। अगरचे उस पर काम शुरू होने जा रहा है लेकिन कास्ट बढ़ गई है। ये जो हमारे यहाँ चीज़ों को डिले करने का एक रुझान है, इसकी भी कोई मेरा ख्याल अब पूछगिछ होनी चाहिए कि चीज़ों को डिले ना किया जाए। देखिए, ये इसकी कास्ट सिर्फ इसकी कास्ट नहीं बढ़ी, बल्कि पाकिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया। उन सब प्रोजेक्ट को, जैसे खालिद साहब बात कर रहे थे, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को सर्द खाने में डाला गया। मुझे याद है कि जब PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उनके जो मिनिस्टर थे एक, उन्होंने उस वक्त ही बयान दिया कि क्यों ना हम CPEC जो मंसूबे हैं इनको कुछ अरसे के लिए मौखर कर दें, 1 साल के लिए तो जो बोतल किया गया उनको, जो किया गया उनमें जो तातुल आया उन मंसूबों में, तो उसके बाद वाले अरसे में किसी वक्त भी आप उनके साथ फिर चलने की पोजीशन में नहीं रहे थे। दूसरी बात ये हुई कि प्रोजेक्ट्स पर जो काम पाकिस्तान के हिस्से का फाइल वर्क जिसे कहते हैं वो होना था, और ये हमारे चीनी दोस्त जो थे उनकी शिकायत भी ये थी कि आप तो अपने हिस्से का फाइल वर्क भी मुकम्मल नहीं करके आ रहे। सो जब भी मुज़ाकरात के लिए बैठते थे, मुज़ाकरात अगले फेज में चले जाते थे, क्योंकि पहले हमने जानबूझ के या किसी वजह से या अपनी नाअहली या गफलत की वजह से उसको मुकम्मल नहीं किया होता था। इसी तरह ML1 ये या अच्छा, अब IPPs जो पाकिस्तान में लगी, उनका पाकिस्तान को फायदा क्या होना था कि पाकिस्तान में सनती तरक्की का एक उसने बूस्ट देना था। अच्छा, अब क्योंकि वो काम यहाँ सनती तरक्की का बाकी इंडस्ट्रियल जोन उस तरह लगे ही नहीं, उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया गया, उनकी वजह से कर्जा भी चढ़ता रहा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी पाकिस्तान चाइना से एक दरख्वास्त भी करने वाला है कि जनाब आपका कर्जा जो है हमारा तकरीबन कोई IPPs के हिसाब से कोई $15.3 बिलियन का कर्जा है, तो इसमें तोसी कर दी जाए। मकसद उसका ये है कि अगर उसमें तोसी होगी तो जो इस वक्त टैरिफ बन रहा है बिजली का, जो लोगों को पे करना पड़ता है, वो बहुत हाई है। अगर वो 5 साल की मुद्दत उसमें इंक्रीज हो जाएगी, 10 की बजाय 15 साल हो जाएगी, तो उसमें वो गवर्नमेंट को भी आसानी होगी कि वो उसका कुछ फैलाव की वजह से पब्लिक पे जो प्रेशर है, लोड जो है, वो उसको रोक लेगी। ये अगर वो जो जैसे ML1 की आपने मिसाल दी, इसी तरह से ये प्रोजेक्ट्स भी अगर टाइमली मुकम्मल होते तो हमारे ऊपर ये कर्जे ना होते, हम कर्जों की बजाय अपनी सनतें चला चुके होते, और सनतें चलने का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ चुकी होती। सो आप ये देखिए कि एक हुकूमत की नाअहली ने या उसकी गफलत ने या उसकी किसी हद तक मैं कहूँगा कि एक कॉन्स्पिरेसी ने मामलात को किस हद तक बिगाड़ा। ये बिगाड़ जो है, आज हम बैठ के जब ये सारी चीज़ों के देर में होने की या ताखीर में जाने की बात करते हैं, तो ये वक्त हमें फिर संभलने का एक मौका देता है कि आप अब जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब वो सारे के सारे मंसूबे इस तरह फिजिबिलिटी उनकी ऐसे बने कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते हैं, वो ये चाइना के साथ हैं या दीगर ममालिक के साथ, वो काबिल अमल होने चाहिए, और एक जो टाइम फ्रेम आप तय करते हैं उसके अंदर उनको मुकम्मल किया जाना चाहिए। आप देखिए ना, आप प्राइम मिनिस्टर अभी, जैसे हम अभी पहले सोमरो साहब ने बात की, खालिद साहब बात कर रहे थे कि जो हमारा मादनियात का सेक्टर है, इसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है और इसमें बहुत ज्यादा सरमायाकारी हो सकती है। इस वक्त चूंकि एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके आपसे स्टार्ट करेंगे। टेक अ ब्रेक। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर
और आइन की बालादस्ती। इन तमाम उमूर से जुड़े हकायक परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ पीटीवी न्यूज में। वेलकम बैक। खालिद साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो वो जरा बात अपनी कंप्लीट करें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है ये बलूचिस्तान में और सिंध में पड़ी है। मादनियात का सेक्टर जो है इसमें बहुत गुंजाइश है, अरबों डॉलर की, बल्कि सैकड़ों अरब डॉलर की अगर आप कह लें। वो तेल, गैस, मादनियात, दूसरी किस्म की हर तरह की कीमती से कीमती मादनियात भी जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है और वो तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे एक्सप्लोर भी नहीं हो सकी, उस पर वर्किंग की ज़रूरत है। इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि चीन के साथ, चीन जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ और दोस्त मुल्क के साथ पाकिस्तान को जो कुछ करना चाहिए वो महज ये नहीं कि आप आएँ और मादनियात निकालें। नो, पाकिस्तान में आप एक पूरे का पूरा नई पौध लेके आए, खुद अपनी ट्रेंड स्किल्ड लोग अपने लेके आए, अपने इदारे ऐसे बनाएं, अपने स्टूडेंट्स वहाँ चाइना भेजें, चाइना से जो माहिरीन हैं वो यहाँ पे आएँ, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में वो एजुकेशन दें। आप इन शोबों में अगर आज के दिन पाकिस्तान इनमें काम करना शुरू कर देता है तो आप जस्ट आफ्टर 5 ईयर आपके पास अपने माहिरीन की इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी कि आप किसी की मदद के बगैर अपने मुल्क के अंदर ये मादनियात जो हैं इनको तलाश करके तो उनसे काम ले सकेंगे और दूसरे मुल्कों को जो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं वो कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा शोबा है। इस पर मेरा अपना ख्याल है कि चीन जितनी सरमायाकारी करेगा, इसी तरह सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी रखता है, कुछ और ममालिक भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्योंकि मखसूस जो हालात हैं, इलाकाई हालात भी हैं, उसके पेश नज़र अपने दोस्त मुल्कों को ही इन प्रोजेक्ट्स में शामिल करना है और पाकिस्तान ने किया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर ये आ जाते हैं ये ममालिक और उनकी सरमायाकारी इसमें आती है तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इसका बाकी दुनिया को भी फ़ायदा होगा। तेल और गैस की जितनी ज़्यादा हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इसकी भी ज़खायर हैं, वो भी क्योंकि हमारे सामने नहीं है, हमें हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस पर भी काम होगा तो वो हमें अंदरूनी तौर पर भी उसकी पैदावार मिल सकेगी। इमदाद समरू सर, सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से बातचीत चल रही है और अब ये फैसला किया गया है कि अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं अत्तारड़ साहब, उन्होंने ये बात की है। तो सोशल मीडिया एक दर्द सर नहीं बन गया? देखिए, दर्द सर सोशल मीडिया को हम नहीं कह सकते। असल बात यह है कि हमारे पास उस तरह उसको रोकने या उसका जो मनफी असर है उसको कम करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो बनने जा रहा है, क्योंकि दुनिया जहान में सोशल मीडिया का तो उसको रोका भी नहीं जा सकता, उसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। तो अब मसला ये है कि हम पुराने कवानीन में रह रहे हैं। पहले सिर्फ मीडिया था, ट्रेडिशनल मीडिया था, अखबारात थे, अखबारात के बाद टीवी आ गया, तो इवन हम टीवी के मुताबिक भी कवानीन नहीं डाल सके कि भी आप टीवी पर बैठकर किसी के मुतालिक कोई भी बात करके निकल जाए और उसके बाद आपसे पूछने वाला कोई ना हो। आप इल्ज़ाम लगाएं, फिर अगले दिन कहें कि जी मेरा सियासी बयान था। आप पगड़ियाँ उछालें, फिर आप कहें कि जी मेरे पास तो गलत इन्फॉर्मेशन थी, मुझे तो किसी ने कहा था, मुझे कान में किसी ने कहा था, उसको किसी ने कहा था, उसको किसी ने कहा था। एक लीडर ये कहते रहे ना कि हिजान की कैफियत बर्पा कर दी मुल्क में। फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी अपना मुझे 10 अरब रुपए की जो रिश्वत ऑफ़र की गई है। फिर जब कहा गया कि साबित करो तो फिर अदालतों में जाकर स्टे ले लें। तो ये जो हतक इज़्ज़त का कानून या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है, ये पहले बन जानी चाहिए थी। हाँ, इतना ज़रूर है क्योंकि हमारे यहाँ कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है, कोई भी कानून उसका गलत इस्तेमाल होता है, उसकी रोकथाम ज़रूर होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया का ये है कि मेरे पास मोबाइल है, मैंने किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर कोई चीज़ रख दी, यूट्यूब पर कोई चीज़ रख दी, वो बेचारे चीखते चलाते रहें कि यार ये क्या हो गया। और उनके लिए कोई रेमेडी, कोई इदारा, कोई जगह जहाँ वो अपने आपको, अगर कोई बंदा मजलूम है तो वो उसको इंसाफ मिल सके। यहाँ पर मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब हमारी कोई भी, यानी हमारी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिनको टारगेट किया जाता है, ख़वातीन हमारी जो सियासत में आ रही है, वो बेचारी कहाँ टकरे मारे, किधर जाएँ। और एक पार्टी ख़ास तौर पर, एक पार्टी उनका तो जैसे लगता है वजूद जो है ना वो है ही इसी बिना के ऊपर, वो सोशल मीडिया के ऊपर वो हर जिसका दिल चाहता है वो किसी दूसरे की पगड़ी उछालते फिरते हैं। अब जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने भी एक बिल जो है पंजाब असम्बली में इंट्रोड्यूस करवा दिया है
और वो अब इस वक्त कमेटी के पास है, और वहाँ से जब वापस आएगा ईवान में तो फिर मेरा ख्याल उस पर वो होगी, अपना वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद वो बिल बन जाएगा। अब अपोजिशन जाहिर है कि उस पर चाह रही है कि वो डिले हो जाए, जितना डिले हो सकता है, क्योंकि जाहिर है अपोजिशन उसी पार्टी की है जिसका काम ही ये है। तो सर इनको आज़ादी इजहार पर कोई कदगन तो नहीं से लगेगी, मेरा ख्याल है जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप जो बात कर रहे हैं कि इस लॉ से ये जो पंजाब असेंबली में जो इस वक्त मंजूरी के अमल में है, जो डेफेमेशन लॉज के हवाले से कानून, इससे भी मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा मुतासर वही पार्टी होगी जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है मनफी असरात जो है उनको फैला रही है। और इस हवाले से जो पंजाब असेंबली में इस वक्त बिल मंजूरी के अमल में है, वो कमेटी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट अवान में पेश कर दी है, और इसमें अपोजिशन जो है उसकी तरफ से भी कोई इनपुट जो है वो नहीं आई। और पीर के रोज़ जो है वो तवक्को है कि इस बिल पर वोटिंग हो जाएगी और बिल जो है वो पास हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, और इसके बाद यकीनन इस पर जो है वो जब अमल दरामद का आगाज़ होगा तो फिर जो हमारे पहले माजी के जो डेफेमेशन लॉज हैं, आप जानते हैं कि वो मतरूक हो चुके हैं। उनके ज़रिए कोई जज़ा और सज़ा का फ़ैसला जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है, और ऐसे जो केसेस हैं डेफेमेशन लॉज के तहत वो हमेशा इल्तवा का शिकार रहते हैं, उनके कोई फैसले नहीं होते, और इस तरह लोगों को पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी फिर इंसाफ के लिए जो है वो यूके जाना पड़ता है, वहाँ पर जाकर इंसाफ हासिल करना पड़ता है। तो अब मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने ये दुरुस्त समत में फ़ैसला किया है कि डेफेमेशन कवानीन जो हैं उनको अपग्रेड करने का फ़ैसला किया, नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक आमाहंग करने का फ़ैसला किया है, और इसमें एक टाइम लाइन जो है वो इस लॉ के तहत जो है वो दे दी जाएगी, जिसके अंदर अंदर इस हवाले से फ़ैसला करना होगा। और पहले आप देखिए कि पहले से जो सिविल अदालतों में जो केसेस ये डेफेमेशन के चलाए जाते थे, वो इसलिए भी इल्तवा का शिकार रहते थे कि एक एक जज के पास 300 केसेस होते थे, तो वो भी उनके पास केस को सुनने के लिए उस तरह वक्त नहीं होता था। अब जो है नए लॉ के तहत ख़ुसूसी ट्रिब्यूनल और अदालत जो है वो कायम होगी, जिसका काम जो है इस हवाले से केसेस पर होगा, और इसमें जो है जुर्माने की जो हद है वो भी जो है वो 3 मिलियन 30 लाख रुपए तक जो है वो रखी गई है। और इससे यकीनन सोशल मीडिया पर जो बेलगाम घोड़े की हैसियत अख्तियार कर चुका है, उस पर यकीनन जो है वो लोगों की पगड़ियाँ जो हैं वो फिर उस तरह नहीं उछाली जा 2-4 को जुर्माने होंगे खालिद साहब, तो फिर मेरा ख्याल मामला थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो हम सब सहाफ़ी हैं बतौर, हम ये जानते हैं बतौर सहाफ़ी भी कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा है, सारी दुनिया का ये मसला बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोपेगेंडा है ना सर, कि किसी बंदे को आप टारगेट कर लें और उसकी आप ट्रोलिंग शुरू कर दें, ये उससे बड़ा एक इशू बन चुका है, और इसी वजह से हद तक कि इज्जत का ये कानून जो है पंजाब हुकूमत ला रही है। इस पर मैंने देखा कि सहाफ़ियों की कुछ तंजीमों की जानिब से रद्द अमल आया, और उन्होंने कहा कि ये आज़ादी इजहार पे कदगन है। आपकी नज़र से वो बिल गुजरा है क्या, वो आज़ादी इजहार पर अच्छा कदगन देखिए है? गौहर, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, क्या इससे रिलेटेड जर्नलिस्टों पर क्या इस तरह के कभी केसेस बने हैं? कभी कोई ऐसा एक आध को वाकया हुआ होगा, प्राइवेटली किसी ने किया होगा, गवर्नमेंट की तरफ से वो भी नहीं होता। सो जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह के मामला कभी नहीं बने, तो इसका मतलब यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जिम्मेदाराना सहाफत कर रहा है। वो क्योंकि जिम्मेदाराना सहाफत कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को या किसी को और भी किसी को इंडिविजुअली किसी ने किया हो तो अलग बात है, लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने जो स्पेशली ये किया कि हाई कोर्ट के एक जज साहब या उनके स्टेटस के जज को स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो उनको दिया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि लंबा अरसा इस केस को चलाया नहीं जाएगा, 180 डेज के अंदर अंदर फैसला भी आ जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इसको बिल को पेश करने से पहले
अब भी आपको पता है कि 19 तारीख तक, यानी आज 17 है, 18 और 19 तारीख तक इस पर जो जर्नलिस्ट बॉडीज हैं उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं कि भी आपको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तजावीज़ हैं, बिल्कुल तो वो आप ले आए। अज़मा बुखारी साहबा ने बाकायदा ये APNS की मीटिंग में और CPNA वालों से रब्ता किया, मलक अहमद साहब ने रब्ता किया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ कि जी आप अपनी तजावीज़ क्लास वाइज हमें दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी मेरे ख्याल से तैयार हो रही वो तैयार हो रही होंगी, और इसमें मेरा ख्याल है कि जब मिल बैठेंगे तो ऐसा कोई जो डर खौफ जो है इसको निकाल देना चाहिए। बुनियादी तौर पर जो ये जो सोशल मीडिया, जिसे मैं स्ट्रीट मीडिया कहता हूँ, उसने आके तो उसमें बड़ी अच्छाइयाँ भी आई हैं, वो लोगों को बड़ा शौर मिला है, लोगों ने बड़ी इंफॉर्मेशन पास की है, नए नए लोग सामने आए हैं, गुफ्तगू करने वाले लोग भी सामने आए हैं। लेकिन हमने देखा कि इसका गलत इस्तेमाल कितना हुआ, क्या साराइयों पे, अफवाहों पे, बेबुनियाद खबरों का, झूठी खबरें जो हैं उनके जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। मैं तो चीफ जस्टिस साहब के जो आज भी रिमार्क्स से ऐसे उन्होंने कहा कि मेरे बारे में देखिए कैसी कैसी बातें सोशल मीडिया पे आप लोगों ने की हैं। तो ये हमने देखा है। मैं कल बल्कि एक जो यूट्यूब पे एक प्रोग्राम करने वाले हैं, क्योंकि बड़े अच्छे लोग भी वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, मैं कल एक मखसूस पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो वो जिस तरह से चीफ जस्टिस के बारे में जिन अल्फाज में वो जिक्र कर रहे थे, जो लफ्ज़ वो बोल रहे थे, तो मैं तो समझता हूँ किसी भी मुल्क में ऐसा शख्स हो तो उसकी फौरी तौर पर पकड़ होनी चाहिए कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है। क्या तुम सिर्फ ये कह के कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट कैसे हो तुम? मतलब अगर तो तुम किसी इदारे से वाबस्ता हो तो फिर तुम्हारे बारे में अगर कोई गलत बात हुई है तो तुम्हारा इदारा भी पूछे। अगर तुम ही दूसरों की पगड़ियां उछालोगे तो तुम्हें क्यों ना पूछा जाए? ऐसे लोगों को जरूर पूछा जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपकी देखिए सिर्फ ये नहीं कि सियासत इससे मुतासर होती है, गवर्नमेंट इससे मुतासर होती है, हर शख्स की आप निजी जिंदगी में जब इस हद तक मुदाखलत करेंगे कि जो फिर उसके लिए तकलीफदेह हो, उसके लिए मतलब यह है कि बाज़ औक़ात उसके लिए परेशानी का सबब बन जाए, बाकायदा तौर पे उसकी आप हतक करते हो, उसको आप डिग्रेड करते हो, तो उसमें किसी जगह पे तो पूछा जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये जो ये किसने, ये कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जब आप एक कानून पास करते हैं तो उसका ताल्लुक ये है कि आपने सब लोगों को अपने सामने कोई ये पहले क्या के तय कर लिया कि ये कोई जुर्म करने वाले लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस सोशल मीडिया में भी जो शख्स इस तरह का कोई हरकत करता है, कोई जुर्म करता है, वो किसी के बारे में ऐसी बात, अफवाह जो है वो फैलाता है, जाहिर है कि ये उससे पूछगिछ के लिए है ना। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे अभी खालिद साहब बात कर रहे हैं कि वो जाके यूके में, तो यकीनी तौर पे वो जब पाकिस्तान में फैसलों में ताखीर होगी और यहाँ पे एक केस को लेके बैठ जाएंगे लोग, फिर उसके बाद आज़ादी इजहार का उसको मसला बना लिया जाएगा, उसमें सियासी उसको रंग दे दिया जाएगा, तो फिर तो ये चीज़ें फिर जाहिर है कि जाके किसी दूसरी जगह पे उनको करनी पड़ेगी। सो ये जो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो कानून यहाँ पे जो जिसकी तैयारी इस वक्त गवर्नमेंट ने की है, इसमें अपोजिशन के जो एतराज़ात हैं वो भी उनको सुनने चाहिए, और जो सहाफ़ी तंजीमें, जिम्मेदार सहाफ़ी तंजीमें जो कुछ इसमें कहती हैं वो भी इसमें हो। और तीसरा ये जो अपना कर रहे हैं वहाँ पे देखिए ना, इंटरनेट का किस तरह गलत इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल होता है। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, आप कैसा मवाद लोड करते हैं उस पर, और आपको ये नहीं ख्याल होता कि इसका दूसरे के घर में कितना नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें जो है इनको एड्रेस करने के लिए इस तरह की जो कानून साजी है इसकी जरूरत बन चुकी है वक्त की। और दुनिया भर में सोमरो साहब, दुनिया भर में जो महज़्ज़ब मुमालिक हैं, दुनिया जिनको फॉलो करती है, वहां पर ये कवानीन मौजूद हैं, और वही कवानीन जो हैं अब पाकिस्तान को ज़ाहिर है उनकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर उनको लाया जा रहा है। गालम गलोच जो है ना सर, सोशल मीडिया के ऊपर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हो या प्रिंट मीडिया के ऊपर हो, इसको आज़ादी इजहार का नाम नहीं दिया जा सकता। तो गालम गलोच ब्रिगेड नहीं बनानी चाहिए। हाँ, हाँ। और ये जो सहाफ़ी और आम आदमी होता है सर, उसमें फ़र्क ये होता है कि आम आदमी के पास अल्फाज का चुनाव उतना मुनासिब नहीं होता जितना सहाफ़ी करता है। सहाफ़ी के पास अल्फाज का चुनाव करने का ज़ख़ीरा होता है, उसको पता होता है किस तरीके से मैंने क्या बात कब करनी है, वो इस्तारे का इस्तेमाल को जानता है। यहाँ पर जो आम आदमी है, अब उसके हाथ में भी मोबाइल है, वो जो चाह